हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारा टारगेट क्या है? बेटे, आज हमारा टारगेट है क्लास 12 यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे, आज हमें चौथे यूनिट का 8वां वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। और बेटे, इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप पूरा 4th यूनिट पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों? तो आज हमारा टारगेट, सबसे पहला टारगेट है अभिक्रिया की आणविकता के बारे में हम समझेंगे, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम समझेंगे। नंबर 2 पे बेटे, जटिल अभिक्रिया की आणविकता को हम समझेंगे कि कोई जटिल अभिक्रिया यदि हमारे पास है तो हम उसकी आणविकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैसे आप निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अब बेटे, हमारा तीसरा टारगेट है कोटि व आणविकता में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। और बेटे, उसके बाद हम सीखेंगे छद्म एकाणुक अभिक्रिया या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। जितने न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में, उससे आगे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों? पर इस चीज को समझने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, पर फिर भी मैं उसे फास्टली आपको बता रहा हूं कि मान लो यदि हम बात करें किसी रासायनिक अभिक्रिया की, ध्यान से समझेंगे सब। मान लो हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। तो बेटे, रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। एक तो बताई थी आपको बेटे सरल रासायनिक अभिक्रिया, एक तो बताई थी बेटे सरल रासायनिक अभिक्रिया। या सरल रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रारंभिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आप कहो सरल अभिक्रिया या फिर आप कह सकते हो प्रारंभिक अभिक्रिया। तो बेटे, नंबर 1 तो बताया था कि एक तो होती हैं सरल रासायनिक अभिक्रियाएं या प्रारंभिक अभिक्रियाएं, और एक होती हैं बेटे कौन सी अभिक्रियाएं? जटिल अभिक्रियाएं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल और जटिल। बेटे, सरल रासायनिक अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जो केवल एक पद में पूरी हो जाती हैं। जो अभिक्रियाएं बेटे केवल एक पद में पूरी हो जाती हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं सरल रासायनिक अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया। और बेटे, जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जो दो या दो से अधिक पदों में पूरी होती हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं बेटे जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों? अब देखो, एक बात बता रहा हूं मैं आपको। मान लो आपके पास कोई सरल रासायनिक अभिक्रिया है, और उस रासायनिक अभिक्रिया की खासियत यह है कि वो संतुलित भी है। कैसी है बेटे? संतुलित भी है। यदि कोई सरल रासायनिक अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पद होता है वो संतुलित है, तो उस संतुलित अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, देखो क्या लिख रहा मैं, जितने अणु भाग लेते हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, जितने अणु भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या को हम कहते हैं आणविकता। क्या कहते हैं बेटे? आणविकता। तो यदि कोई आपसे पूछ लेना कि आणविकता किसे कहते हैं, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? ठीक है, देखेंगे सब बच्चे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यदि कोई जटिल अभिक्रिया आपके पास है, तो जटिल अभिक्रिया की आप आणविकता नहीं निकाल सकते हो। पूरी जटिल अभिक्रिया की आणविकता आप नहीं निकाल सकते हो। जटिल अभिक्रिया में जितने भी पद होते हैं
उन सारे पदों की अलग अलग आणविकता तो आप निकाल सकते हो, पर पूरी जटिल अभिक्रिया की आणविकता आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको परिभाषा बता रहा कि आणविकता का क्या मतलब है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे हमारे क्या समझ में आया है? हमारे समझ में आया है किसी, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, किसी संतुलित, देखो मैं क्या लिख रहा, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं, अभिकारक के बाद क्या लिखा बेटे? अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? आणविकता कहते हैं। तो ये है बेटे आणविकता। सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसमें दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि बेटे अभिक्रिया तो होनी चाहिए सरल, सरल का मतलब प्रारंभिक अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में पूरी होती हो। और दूसरी शर्त यह है कि उस अभिक्रिया जिसके बारे में हम बात कर रहे बेटे, वो अभिक्रिया होनी चाहिए संतुलित। कैसी होनी चाहिए बेटे? संतुलित होनी चाहिए अभिक्रिया हमारे पास, और उसमें हमें देखना है कि कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। एक एग्जांपल है बेटे, ध्यान से देखेंगे, NH4NO2 इज इक्वल टू N2 + 2H2O। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटे। इस रिएक्शन में आप मुझे यूं बताओ कि कितने अणु भाग ले रहे हैं। इसमें बेटे केवल एक अणु भाग ले रहा है अमोनियम नाइट्राइड का। तो मैं कहूंगा कि इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है बेटे? इस अभिक्रिया की आणविकता मैं कहूंगा 1 है, क्योंकि यह है एक सरल रासायनिक अभिक्रिया। सरल रासायनिक अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं बेटे जो केवल एक पद में पूरी होती है। किसमें? एक पद में, सिंगल स्टेप प्रोसेस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा, 2HI इज इक्वल टू H2 + I2। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। इस रिएक्शन में कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटे? 2 अणु इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस अभिक्रिया की बेटे आणविकता कितनी होगी? बताओ। इसकी आणविकता होगी बेटे 2। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, शर्त यह है कि अभिक्रिया होनी चाहिए सरल अभिक्रिया या फिर प्रारंभिक अभिक्रिया। तो अब हम आ रहे बेटे अगले स्टेप पे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यदि मैं आपको यूं कह दूं कि चलो हम बात कर रहे हैं आणविकता के आधार पर, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बेटे आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? ठीक है, चलो उसके बारे में बात करेंगे। तो आणविकता के आधार पर यदि अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें बेटे, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना होता है एकाणुक अभिक्रिया। देखो मैं क्या लिख रहा, एकाणुक अभिक्रिया, या एकाणुक अभिक्रिया को आप कह सकते हो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा, एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया की खासियत ये होगी बेटे कि इनकी जो आणविकता होगी ना, ऐसी अभिक्रियाओं की बेटे आणविकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि लिखा हुआ है एकाणुक अभिक्रिया। तो इनकी आणविकता होती है 1, जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल है
हम इसमें एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं जो ऊपर हमने लिखा है। क्या लिखा है बेटे? NH4NO2 इज इक्वल टू N2 प्लस 2H2O। तो इस रिएक्शन में केवल एक अणु हिस्सा ले रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी बेटे? एक होगी इस अभिक्रिया की आणविकता। नंबर 2, दूसरा, जैसे एक अणुक अभिक्रिया है तो नंबर 2 पे क्या होगा बताओ? नंबर 2 पे होगा द्विअणुक अभिक्रिया। और आपको पता है कि द्विअणुक अभिक्रियाओं को आप क्या कहोगे बेटे? आप कहोगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है बेटे। और द्विअणुक अभिक्रिया की खासियत ये होती है कि इन अभिक्रियाओं की आणविकता कितनी होती है बेटे? इन अभिक्रियाओं की आणविकता होती है 2। तो जिन सरल अभिक्रियाओं की आणविकता 2 होती है, उन सरल अभिक्रियाओं को आप कह सकते हो द्विअणुक अभिक्रिया। जैसे हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, देखो इसकी आणविकता 2 है, तो मैं इसी एग्जाम्पल को लिख सकता हूं 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। सरल रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित है और इसकी आणविकता 2 है, तो हम इसे कह सकते हैं द्विअणुक अभिक्रिया या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बेटे। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 पे, कुछ बच्चों के दिमाग में पहले ही आ गया होगा, हम बात करेंगे बेटे त्रिअणुक अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे बेटे? त्रिअणुक अभिक्रिया, या आप इसे इंग्लिश में क्या कहोगे? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है बेटे। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिनकी आणविकता कितनी होती है बेटे? जिनकी आणविकता होती है 3। कितनी आणविकता होती है बेटे? 3। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल त्रिअणुक अभिक्रिया का। मैं लिख रहा बेटे 2FeCl3 प्लस, ध्यान से देखियो, प्लस FnCl2 इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस FnCl4। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो 2 अणु तो हैं FeCl3 के और एक अणु है बेटे FnCl2 का। तो अभिक्रिया में टोटल कितने अणु हिस्सा ले रहे हैं? 2 और 1 3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता बेटे कितनी है? इस अभिक्रिया की आणविकता है 3। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने जो आणविकता बताई हमें सर कि 1 आणविकता, 2 आणविकता और 3 आणविकता, पर आपने 4 आणविकता तो बताई नहीं कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 4 हो। बेटे मैं आपको एक बात बता रहा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, कि आणविकता का 3 से ज्यादा होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा मिलेगी। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मतलब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी केमिकल रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? व्हाट इज द फैक्ट? उस फैक्ट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी आणविकता 1 होना बहुत आसान है। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का आणविकता यदि 1 है, 1 है, यानी हम बात कर रहे हैं एकाणुक अभिक्रिया की या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, तो आणविकता 1 होना क्यों बहुत ज्यादा आसान है? मतलब सबसे ज्यादा आपको ऐसी अभिक्रियाएं दिखाई देंगी जिनकी आणविकता 1 है, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है जिसकी आणविकता 1 होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मान लो ये रिएक्शन है, और मैंने कहा कि सिंपल रिएक्शन है, माने सरल अभिक्रिया है, माने प्रारंभिक अभिक्रिया है, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में यदि हम कहें कि बेटे आप यूं देख लो कि इसमें कितने अणु हिस्सा ले रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर 1 अणु हिस्सा ले रहा है। तो मैं पूछूंगा कि आप बताओ बेटे इसकी आणविकता कितनी है? तो आप कहोगे
सर इसकी आणविकता है 1, क्योंकि इसमें हिस्सा ले रहा है एक अणु। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको यूं कह दूं कि यार चलो इस बारे में बात कर रहे कि रिएक्शन आखिरकार हो कैसे रही है, बर्तन में रिएक्शन आखिरकार हो कैसे रही है, चलो इस बारे में बात कर रहे। तो जिस बर्तन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी ना बेटे, मान लो वो बर्तन जो है इस तरह का है और उस बर्तन में ये भरा हुआ है ए। क्या भरा हुआ है बेटे? ए। तो जरा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, थोड़ा दिमाग का खेल है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। मान लो इसमें ए भरा हुआ है, ए है लिक्विड, और ये सारे जो अणु बनाए बेटे मैंने, जितने भी मॉलिक्यूल्स अणु बनाए, ये सारे अणु बेटे ए के हैं। तो जब ए किसी बर्तन में भरा जाएगा और ए को जैसे ही आप बर्तन में भरोगे तो बेटे ए के जितने भी अणु हैं, ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ए के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सब ब्राउनी गति करेंगे। क्या करेंगे बेटे? ब्राउनी गति। आपको पता है जिग-जैग मोशन, जिसे कुछ बच्चे कहते हैं अनियमित गति। तो जब ये ब्राउनी गति करेंगे, जिग-जैग मोशन करेंगे, तो बेटे जिग-जैग मोशन करने की वजह से एक दूसरे से टकराएंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है, बताओ टकराएंगे या नहीं? और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी टक्करें कैसी होंगी? यदि एक अणु इधर से आया और एक अणु आया इधर से, तो इधर से जो आ रहा होगा वो भी ए होगा और इधर से जो आ रहा होगा वो भी क्या होगा बेटे? ए। तो दोनों अणु ए के हैं और आपस में ये टकराए और टकराने से बन गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इस बर्तन में ध्यान से सुनियो, अब बहुत लॉजिकल पॉइंट है बेटे, इस बर्तन में जितनी भी टक्करें होंगी, क्या कह रहा हूं मैं? इस बर्तन में जितनी भी टक्करें होंगी, हर एक टक्कर ए और ए के बीच ही होगी। बताओ, यानी कि हर एक टक्कर में ए से ए ही टकराएगा, और जब ए से ए टकराएगा तो हर एक टक्कर से प्रोडक्ट बनने के चांस होंगे, हर एक टक्कर से उत्पाद बनने के चांस होंगे बेटे, हर एक टक्कर से। तो इसका मतलब यह है कि यदि इसमें 1 सेकंड में 1 करोड़ टक्करें लग रही हैं तो 1 करोड़ की 1 करोड़ टक्करों से ही प्रोडक्ट बनने के चांस हैं। इसका मतलब जिस अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है उस अभिक्रिया के संपन्न होने के संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जिस बर्तन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उस बर्तन में जितने भी कॉलिजन्स होंगे, जितने भी टक्करें होंगी, उन सारे टक्कर से प्रोडक्ट बनने के बेटे बहुत ज्यादा चांस हैं। बताओ आपके दिमाग में घुस रही क्या बात? अब आ जाओ आप दूसरी बात पे। मान लो एक रिएक्शन है A प्लस ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है? A प्लस ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ना करो, एक काम करो, आप इस दूसरे अणु को ले लो आप अलग, A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मैंने कहा कि यार सुनो ध्यान से, सिंपल केमिकल रिएक्शन है ये वाली भी, सरल रासायनिक अभिक्रिया है, प्रारंभिक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड कर जाती है, एक पद में संपन्न हो जाती है। तो बेटे इस रिएक्शन में बात करो ना, मैं आपको कहूं कि बेटे बताओ इसकी आणविकता कितनी है, तो सारे बच्चे कहेंगे कि सर बच्चों वाला आपने क्वेश्चन पूछा, इसकी आणविकता तो 2 है। मैं पूछूंगा क्यों है बेटे इसकी आणविकता 2? आप कहोगे कि सर इसकी आणविकता 2 इसलिए है क्योंकि इसमें 2 अणु हिस्सा ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। मैं कहूंगा वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो चलो आप इंटेलिजेंट हो तो अगली बात कर लें। मैं आपको यूं कह रहा बेटे कि मान लो हमारे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में हम इस दूसरे केमिकल रिएक्शन को कराएंगे दूसरे केमिकल रिएक्शन को। इस बर्तन में बेटे बहुत सारे अणु मैंने भर दिए। किसके भरूंगा? बहुत सारे अणु भरूंगा मैं किसके बेटे? ए के। और इस बर्तन में ही बहुत सारे अणु किसके होंगे? बी के भी तो होंगे बेटे, बहुत सारे अणु इस बर्तन में बी के भी तो होंगे, क्योंकि रिएक्शन तो ए और बी के बीच होनी है। तो इस बर्तन में बेटे कई करोड़ कई अरब अणु ए के हैं और कई करोड़ कई अरब अणु बी के हैं। तो इस बर्तन में टक्करें कैसी कैसी होंगी? ब्राउनी गति तो करेंगे, आदत से मजबूर हैं। ए और बी दोनों पदार्थों के जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, ये ब्राउनी गति करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। और ब्राउनी गति करते हुए क्या होगा बेटे? बताओ ऐसा होगा क्या कि कुछ जगह ए और ए की टक्कर हो जाएगी,
बताओ ऐसा होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। भाई जब ब्राउनी गति कर रहे हैं यूं तो है नहीं कि निशाना लगा के फिर टक्कर मार रही, मुझे बी पे ही टक्कर मारनी, ए से ए भी तो टकराएगा। तो मुझे यूं बताओ बेटे, जब ए से ए टकराएगा तो क्या उत्पाद बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा उस समय जब ए से ए टकराएगा? आप कहोगे सर रिएक्शन तो ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब ए की टक्कर बी से होगी, तब बनेगा प्रोडक्ट। और यहाँ ए से ए वाली टक्करें भी तो होंगी। ऐसा थोड़ा ही है कि ए को देख के अपना हैंडल घुमा लेगा कि मैंने तेरे साथ टक्कर मारता। तो ए से ए जब टकराएगा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और बेटे ऐसा भी तो होगा कि बी से टकरा रहा हो, अब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ए की टक्कर किससे होगी? बी से होगी, तो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब पता क्या है? यदि आपका दिमाग थोड़ा तेज है तो आप समझ जाओगे। यदि बर्तन में आपकी 100 टक्करें हो रही हैं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा, जब भी मैं 100 की बात करता हूं तो बेटे आपको समझ जाना चाहिए कि हम प्रतिशतता या परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो यदि बर्तन में 100 टक्करें हो रही तो 100 टक्करों में से सिर्फ 33.33% टक्करें ही ऐसी हैं जिनसे प्रोडक्ट बनेगा। बताओ दिमाग में घुस रही है बात आपके? मतलब प्रोडक्ट सिर्फ इस वाली टक्कर से बनेगा और 66.66% रिएक्शन टक्करें ऐसी हैं जिनसे बेटे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ तो बेटे जब प्रथम कोटि की प्रथम आणविकता की हम बात कर रहे थे कि आणविकता एक है, तो एक आणविकता वाली अभिक्रिया में तो हर एक टक्कर से 100% प्रोडक्ट बनने के चांस थे। और जब हम बात कर रहे हैं आणविकता दो की, तो प्रोडक्ट बनने के चांस बताओ गिर के 33.33% नहीं हो गए क्या? तो यार आणविकता दो में ही परसेंटेज इतनी ज्यादा डाउन होगी तो तीन की तो क्या हालत हो रही होगी? देखो जरा ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। चलो इसके बारे में बात कर लें। मैं कहूं कि यार सरल रासायनिक अभिक्रिया है, एक पद में पूरी हो रही है, आप इसे प्रारंभिक रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हो। तो आणविकता बताओ इसकी कितनी है? आप कहोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हम कर देंगे, आणविकता 3 है। मैं कहूंगी चलो यार इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे, हम इसकी जो है प्रायिकता चेक कर रहे कि कितना परसेंट चांस है रिएक्शन को प्रोसीड करने का। तो बेटे चांस की यदि हम एग्जैक्टली बात करें, ये बर्तन है और इस बर्तन में मैंने भर रखा है, क्या भर रखा है बेटे? ए भर रखा है, ए। इसमें क्या है बेटे? ए है। और ए के साथ साथ इसमें बी भी है, ये मैंने बना दिए बी। भाई इसमें आपने ए भी भरा है, इसमें आपने बी भी भरा है, ये लिख दिया कि बी भर दिया। और फिर मैं आपको कह रहा कि इसमें हमने सी भी भरा है, ये भर दिया मैंने सी। तो जब 3 पदार्थ इसमें आपने भर दिए तो अब जरा दिमाग से खेलना पड़ेगा। 3 पदार्थ हमने भर दिए, जब 3 पदार्थ भरे ए बी और सी, तो मुझे यूं बताओ बेटे, सारी बात नहीं करते, शॉर्ट में बात करेंगे ध्यान से, ठीक है? मुझे यूं बताओ प्रोडक्ट कब बनेगा? प्रोडक्ट जब बनेगा जब ए इधर से आ रहा होगा, बी इधर से आ रहा होगा और सी इधर से आ रहा होगा और तीनों की एक साथ टक्कर हो जाए। मतलब जब ए बी और सी तीनों एक साथ एक समय पर टकरा जाएं और पूरी एनर्जी के साथ टक्कर मार जाएं तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब मुझे यूं बताओ, सबसे पहले तो 3 पार्टिकल्स की टक्कर होने के चांस बहुत मुश्किल है कि 3 पार्टिकल्स आपस में टकरा जा, बहुत रेयर होगा ना। और फिर 3 पार्टिकल्स भी ऐसे टकरा जा कि तीनों अलग अलग हो, एक ए हो, एक बी हो और एक सी हो। तो ये तो यार एक तो हो गया करेला और ऊपर से हो गया नीम चढ़ा। बताओ ये बात सच नहीं है क्या? तो बताओ आणविकता 3 होना कितना मुश्किल है। इसमें सबसे ज्यादा टक्करें हो रही होंगी दो दो पार्टिकल्स की। ए से टकरा रहा होगा, बी से टकरा रहा होगा, सी से टकरा रहा होगा, ए बी से टकरा रहा होगा, ए सी से टकरा रहा होगा, बी सी से टकरा रहा होगा, सी बी से टकरा रहा होगा। इस तरह की दो वाली टक्करें ज्यादा हो रही होंगी, 3 वाली टक्करें बहुत कम हो रही होंगी। और उन 3 टक्करों में भी बहुत सारी टक्करें ऐसी हो रही होंगी कि 3 ए ही टकरा गए आपस में, 3 बी ही टकरा गए आपस में, 3 सी ही टकरा गए आपस में, 2 ए से एक बी टकरा गया आपस में, 2 बी से एक ए टकरा गया आपस में,
एक बी है और दो सी टकरा गए आपस में, तो क्या इन सारे टक्करों से प्रोडक्ट बनेगा? आप कहोगे जी यार ये तो बात हमने आज तक सोची ही नहीं थी कि सर आप सब्जेक्ट में कितनी गहराई में घुसा हो गया हमें, आप तो बिल्कुल साइंटिस्ट बना के छोड़ोगे। तो बेटे आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे और दिमाग लगा के सोचोगे कि यार क्या खेल है, दुनिया देखी कहाँ बेटे तुमने आज तक, तुम्हें दुनिया दिखानी है कि केमिस्ट्री क्या है और साइंस क्या है और कैसे पढ़ी जाती है केमिस्ट्री। क्या बच्चे सारी उम्र रट्टा मार के ही बिता देंगे? नहीं बिताने के रट्टा मार के, जब तक हम हैं तो क्या गम है, तुम्हें साइंटिस्ट बना के छोड़ेंगे बेटे, हम साइंटिस्ट बना के छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारी रगों में भी भारत का ही खून है, अपने देश का खून है तुम्हारी रगों में, और तुम्हारे अंदर भी बहुत टैलेंट है। दिक्कत यह है कि वो टैलेंट उभर के नहीं आ रहा है बाहर, आप सब्जेक्ट की गहराई में नहीं घुस रहे हो, आप ऊपर से रट्टा मारते हो, आपको सही तरीके से घुसाया नहीं जाता है सब्जेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम निष्कर्ष पे किस पे पहुंचे, हम पहुंचे बेटे कि अभिक्रिया की आणविकता 1 होना बहुत आसान है, अभिक्रिया की आणविकता 2 होना थोड़ा मुश्किल है, और अभिक्रिया की आणविकता 3 होना तो बेटे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आप कर रहे बात अभिक्रिया की आणविकता 4 होने की, अभिक्रिया की आणविकता 5 होने की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा घट जाएगी प्रायिकता खुद सोच के देखो। तो इसलिए अभिक्रिया की आणविकता 1, 2 और 3 तक ही हमने आपको बताया है, और बुक्स में भी यहां तक ही छपा हुआ है, ठीक है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगली बात कर रहे फिर, ठीक है बच्चों, ठीक, ले लिया, ठीक है बच्चों। तो बेटे अब हम बात करेंगे जटिल अभिक्रिया की आणविकता निकालने का क्या कोई तरीका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जटिल अभिक्रिया का क्या मतलब है। आपको पता है बेटे, जटिल अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो एक से ज्यादा पदों में कंप्लीट होती हो, जिसमें 2 स्टेप हो, 3 स्टेप हो या 4 स्टेप हो। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन का आप आणविकता कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा रहा, फिर उसके बाद इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, सबसे पहले जटिल अभिक्रिया, जो जटिल अभिक्रिया आपको दी गई होगी, सबसे पहले जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि, सबसे पहले जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि, ध्यान से देखेंगे सब, सबसे पहले जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटे? जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि लिख लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा, जिससे जिससे प्रत्येक पद, जिससे क्या होगा बेटे, प्रत्येक पद, जिसे आप कह सकते हो प्रारंभिक अभिक्रिया, हर एक पद प्रारंभिक अभिक्रिया है या सरल अभिक्रिया है, कुछ भी कह दो आपको जो अच्छा लगता हो। जो पद हमें मिलेंगे ना, उसके जितने भी स्टेप मिलेंगे वे सब अपने आप में क्या है, प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रियाएं हैं, जिससे प्रत्येक पद ज्ञात हो जाता है। आपको प्रत्येक पद ज्ञात हो जाएगा बेटे यदि आप क्रियाविधि लिखोगे। अब प्रत्येक पद की, अब प्रत्येक पद की आणविकता, ध्यान से समझियो, प्रत्येक पद की आणविकता ज्ञात की जाती है, ठीक है। प्रत्येक पद की आणविकता ज्ञात की जाती है, ब्रैकेट में भी लिख रहा अलग अलग, मतलब आपको प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात करनी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मान लो पहले पद की आणविकता 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, और सबको जोड़ दिया और जोड़ के बता दिया कि 1 + 2 + 3 ये हो गया जी 6। इसका मतलब इस जटिल अभिक्रिया की आणविकता 6 है। अब आप अपने दिमाग से जोड़ डाल के देखो, क्या किसी अभिक्रिया की आणविकता 6 हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती यार। 3 आणविकता से ऊपर 4 होना तो बहुत मुश्किल हो रहा, और आप कह रहे कि आणविकता 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटे कि आप जटिल अभिक्रिया के जितने भी पद हैं उन सारे पदों की अलग अलग आणविकता ज्ञात करोगे,
पूरी जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता कोई ज्ञात नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आई क्या बात कि जटिल अभिक्रिया जो होगी उसके प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता निकाल दो और कह दो जी इसकी आणविकता तो 10 है जी, इसकी आणविकता 12 है। तो आणविकता सोच के देखो 10 या 12 हो सकती है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा, देखो जरा ध्यान से, एक एग्जांपल है, एक जटिल अभिक्रिया है 4HBr, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, 4HBr प्लस O2 इज इक्वल टू 2Br2 प्लस 2H2O। इस अभिक्रिया को देखो और मैं लिख रहा बेटे कि कैसी अभिक्रिया है ये है जटिल अभिक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसके बारे में चलो बात कर रहे हैं। इस जटिल अभिक्रिया की मैंने आपको कहा कि सबसे पहले क्या लिखनी, क्रियाविधि। तो मैं लिख रहा है यहाँ क्रियाविधि, जिसे कुछ बच्चे कहते हैं मैकेनिज्म। तो मैं क्रियाविधि इसकी लिख रहा कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। तो नंबर 1 पहला स्टेप में तो इसमें बताया जाता है कि जब HBr है आपका, HBr रिएक्शन करता है O2 के साथ और HBr O2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है HOOBr। ठीक है, और दूसरे स्टेप में बताया गया कि जो HOOBr है वो रिएक्शन करता है फिर HBr के साथ और इस बार बनता है 2HBrO। फिर तीसरे स्टेप में बताया गया कि तीसरे स्टेप में होता है कि HBrO रिएक्शन करता है फिर HBr के साथ और इस बार प्रोडक्ट बनता है Br2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को देख लो आप ध्यान से, रिएक्शन तो एक लाइन में लिखी हुई थी और यदि किसी बच्चे ने आणविकता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है तो वो तो इसी रिएक्शन को देखेगा और यूं कहेगा जी इसमें 4 और 1 5 अणु हिस्सा ले रहे हैं, और जब इसमें 5 अणु हिस्सा ले रहे हैं तो इसकी आणविकता वो बेचारा बच्चा बता देगा कितनी, 5, और हम उसके ऊपर हंसेंगे कि यार बता आणविकता 5 बता रहा। तो हमने देखा कि यार ये तो जटिल अभिक्रिया है और जटिल अभिक्रिया की तो आणविकता आप निकाल ही नहीं सकते पूरी की। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रियाविधि लिखेंगे और क्रियाविधि में आई है इतने स्टेप। इसमें बताओ 3 स्टेप में से पहले स्टेप की कितनी आणविकता है, एक HBr एक O2। तो पहले स्टेप की आणविकता कितनी है बेटे, 2 है। दूसरे स्टेप में कितने अणु हैं, 1 और 1 2। तो दूसरे स्टेप की भी आणविकता कितनी है, 2 है। दूसरे स्टेप की आणविकता भी 2 है। तीसरे स्टेप में कितने अणु हैं, 1 और 1 2। तो तीसरे स्टेप की भी आणविकता 2 है। और ऐसा कोई भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि जितने भी स्टेप होते हैं सबकी आणविकता एक जैसी होती है। ये तो यहाँ कोइंसिडेंस है, संयोगवश ऐसा हमें एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में कि उसमें तीनों स्टेप की आणविकता कितनी है, 2 है। आपको इस चीज को भी दिया गया है कि ये जो पहला स्टेप है बेटे ये तो है स्लो स्टेप और ये बाकी के जो स्टेप हैं वे फास्ट स्टेप हैं यानी तीव्र पद हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि जब किसी जटिल अभिक्रिया की आणविकता हमें निकालनी हो तो जटिल अभिक्रिया की आणविकता हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हम जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखेंगे और क्रियाविधि लिख के हर एक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात की जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक बहुत बढ़िया बात, नोट। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ठीक है, हमने क्या हेडिंग लिखी बेटे, नोट। तो नोट में मैं लिख रहा जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता, जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात बेटे, जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको आणविकता जब निकालनी है तो आप उसके हर एक पद की अलग अलग आणविकता निकाल लोगे और उन्हें बिल्कुल भी जोड़ के नहीं बताओगे कि 2 और 2 4 और 2 6, आणविकता 6 है जी। कोई बच्चा तो यहाँ से नाप रहा 4 और 1 5,
वो बता रहा आणविकता 5 है, और कोई बच्चा इनमें जोड़ मार दिया, वो जोड़ने में एक्सपर्ट है, वो कह रहा 6 है जी आणविकता। बेटे जटिल अभिक्रिया के हर एक स्टेप की आणविकता आपको बतानी पड़ेगी, ना कि कुल अभिक्रिया की आणविकता बतानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज मैंने सिखाई थी आपको, मैंने सिखाया था कि जटिल अभिक्रिया जो होती है ना, ध्यान से समझियो, जटिल अभिक्रिया की कोटि, जटिल अभिक्रिया की कोटि उस पद की सहायता से, जटिल अभिक्रिया की कोटि उस पद की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, उस पद की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ध्यान से समझेंगे सब। जिसका, बताओ आगे क्या लिखना, जिसका वेग सबसे कम होता है। यह बात तो मैंने आपको सिखा दी थी ना, सबसे कम होता है। मतलब कहने की बात यह है कि निष्कर्ष पे किस पे पहुंचे हूं, क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट यह निकला कि जटिल अभिक्रिया की आणविकता तो आप निकाल नहीं सकते हो, पर जटिल अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। और किस पद की हेल्प से निकाल सकते हो, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो अभिक्रिया की, जटिल अभिक्रिया की क्या बेटे, कोटि। चलो अगले स्टेप पे आ रहे, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊंगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि देखो क्या लिख रहा मैं, समझ में आएगा या नहीं। किसी अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया की आणविकता, ध्यान से समझियो, 3 से अधिक होना, 3 से अधिक होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल होता है, यूं लिख दो। चलो ठीक है बच्चों। अब बताओ इतनी बातें समझ में आई क्या आपके? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली और बढ़िया बातें बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे? ठीक है। देखो बेटे, अब हम बात करेंगे कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोटि में आपको मैंने बताया था कि कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैं लिख रहा, इसे प्रयोगों द्वारा, ध्यान से देखियो जरा, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। बताओ ये चीज सिखाई थी या नहीं? यदि आपको किसी अभिक्रिया की कोटि निकालनी हो तो आपको लैब में जाना पड़ेगा जरूर, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बदल बदल के देखनी पड़ेगी कि अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और अभिकारक अणु की सांद्रता के ऊपर कितनी घात चढ़ानी है। तो ये सारे काम होंगे बेटे कहाँ जाकर होंगे? लैब में जाके होंगे। तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि आप प्रयोगों द्वारा ज्ञात करोगे। ठीक है। और अभी हमने पढ़ी आणविकता। आणविकता बेटे बताओ किस तरह ज्ञात करी थी? इसे क्रियाविधि द्वारा, देखो मैं क्या लिख रहा, इसे क्रियाविधि द्वारा ज्ञात करते हैं। मतलब यदि आपको आणविकता निकालनी है तो बेटे आपको क्रियाविधि पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि यदि कोई सरल रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी क्रियाविधि की क्या जरूरत है? बेटे क्रियाविधि से ही हमें पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सरल है या जटिल। इस बात को दिमाग में घुसा लो अपने कि क्रियाविधि से ही हमें पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सरल है या जटिल है। बेटे कोटि के बारे में एक बात बताऊं, यह एक प्रायोगिक मान है। यह क्या है बेटे? प्रायोगिक, यानी प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके पता चलेगा। यह एक प्रायोगिक मान है। कोटि एक प्रायोगिक मान होती है। और यहां बताइए जरा, यह एक लैब में जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। यह एक सैद्धांतिक, क्या लिखूंगा बेटे? सैद्धांतिक
मान है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू है। यह एक सैद्धांतिक मान है, या आप लिख सकते हो सैद्धांतिक मान होता है। तीसरा अंतर ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो कोई अभिक्रिया है, तो उस अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है और बेटे पूर्णांक भी हो सकती है। ध्यान से समझियो, किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और बेटे धनात्मक भी हो सकती है, और बेटे ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी अभिक्रिया की कोटि 1/2 हो, भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है। अब आप बात करोगे आणविकता की, तो आणविकता में मैं आपको बता रहा बेटे, आणविकता जो होती है ना किसी भी अभिक्रिया की, आणविकता कभी शून्य नहीं होती। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन है नहीं जिसमें एक भी अणु हिस्सा ना ले रहा हो और प्रोडक्ट बन रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आणविकता शून्य नहीं हो सकती, और बेटे आणविकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक व भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं होती है। यानी कि सदैव किस में होगी, प्राकृतिक संख्या में होगी, जैसे 1 2 3। आणविकता सदैव कैसी होगी बेटे, प्राकृतिक संख्या में होगी। कोई भी अभिक्रिया ऐसी नहीं होगी जिसकी आणविकता 0 हो, या 1/2 हो, या 1/3 हो, या 1/4 हो। ठीक है। अच्छा, चौथी बात कर रहे हैं, कोटि के बारे में मैंने आपको बताया था। कोटि सरल व जटिल, कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बेटे, कि यदि आपको कोटि निकालनी है तो कोटि बेटे सरल अभिक्रिया की भी आप निकाल लोगे, और जटिल की भी मैंने आपको बताई थी कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे निकलेगी। अब यदि हम यहाँ बात करें आणविकता की, तो बेटे अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ क्या पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है आणविकता केवल कौन सी अभिक्रिया की निकलती है, आणविकता केवल सरल या सरल अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटे, प्रारंभिक। आप सरल कह दो या प्रारंभिक कह दो, एक ही बात है। सरल या प्रारंभिक अभिक्रियाओं की ही ज्ञात की जा सकती है। बताओ ये बात सिखाई थी या नहीं अभी मैंने आपको बेटे ये बात अभी सिखाई थी, बिल्कुल, यदि आपके दिमाग में आ रही हो तो। अच्छा, ये तो हो गए 4 अंतर। अब हम बात कर रहे हैं बेटे 5वें अंतर की। नंबर 5, कोटि के बारे में यदि बात करें ना बेटे, किसी भी अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करें, तो कोटि अभिक्रिया के वेग, कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक, ध्यान से समझियो, अभिकारक अणुओं के सांद्रता, अभिकारक अणुओं की लिख लो, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। बताओ ये बात सही नहीं है क्या, संबंध को बताती है। इससे पता चलता है कि अभिक्रिया का वेग कितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। और यदि इसकी बात करें हम आणविकता की, तो मैं लिखूंगा बेटे आणविकता किसी सरल या प्रारंभिक पद में
भाग लेने वाले क्या लिखेंगे बेटे, अणुओं की संख्या को बताती है। बताओ ये बात समझाई थी या नहीं मैंने अभी आपको? ठीक है, तो ये अंतर है आणविकता और कोटि में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बात और करेंगे बहुत अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे अब हम पढ़ेंगे छद्म एकाणुक अभिक्रिया या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ लिया था बेटे। इसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं, पर कुछ स्टेट बोर्ड के जो बुक्स हैं उनमें इस तरीके से छपा हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये है छद्म एकाणुक अभिक्रिया। बड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी समझा रखा है, सबके समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखते हुए समझा रहा हूँ बेटे, ध्यान से समझेंगे। मैं लिख रहा बेटे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि, क्या लिख रहा बेटे, जिनकी कोटि एक होती है, जिनकी कोटि एक, वन है ये, वन, जिनकी कोटि एक होती है, परंतु आणविकता एक से अधिक होती है। आणविकता एक से क्या होती है बेटे, अधिक होती है। आभासी लिख दो या छद्म लिख दो, एक ही बात है। आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटे, मतलब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि बेटे इसकी कोटि तो होनी चाहिए एक और आणविकता होनी चाहिए एक से अधिक। जैसे हमने पढ़े थे वहां भी दो एग्जाम्पल, जब हमने इसे आभासी या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह पढ़ा था, और यहाँ भी मैं उन्हीं दो एग्जाम्पल्स को बताऊंगा आपको बेटे। ये है हमारे पास, क्या है बेटे, सुक्रोज या शक्कर, और इसे हमने घोल दिया किसमें, जल में। और जल में घोलने से क्या हुआ, जल में घोलने से आपको पता है क्या क्या बनता है बेटे, एक तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6, और एक बनता है फ्रक्टोज C6H12O6। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस अभिक्रिया में जल तो है अधिक मात्रा में, और ये जो सुक्रोज है बेटे ये है कम मात्रा में। ठीक है, अब यदि कोई आपसे पूछ लेना कि यदि यह कोई सरल रासायनिक अभिक्रिया है तो इसकी आणविकता बताओ कितनी है, तो आप कहोगे जी आणविकता 2 है। और किसी ने पूछा कोटि कितनी है, तो आप कहोगे कोटि तो इसकी 1 है। वो पूछेगा क्यों है इसकी कोटि 1, तो आप कहोगे कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जब भी अभिक्रिया चलेगा, तो जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आपके सुक्रोज या शक्कर की सांद्रता में ही परिवर्तन होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे ही तो कहते हैं बेटे अभिक्रिया की कोटि। उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और आपको याद करना है इसका। दूसरा एग्जाम्पल है कि आपके पास है इथाइल एसीटेट है, और इसका हमें करना है जल अपघटन, और अम्ल की उपस्थिति में करना है। कोई सा अम्ल ले लो आप, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव इधर जुड़ेगा और OH नेगेटिव इधर जुड़ेगा। ठीक है, क्या बनेगा बेटे, एक तो बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड जिसे सारी दुनिया कहती है सिरका, और एक बनेगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो इथाइल एसीटेट है वो तो होना चाहिए कम मात्रा में, और जल होना चाहिए बेटे अधिक मात्रा में। ठीक है,
तो इस रिएक्शन में भी यदि कोई आपसे पूछ रहा कि आणविकता बताओ, तो आप बता देना कि आणविकता 2 है, और किसी ने पूछा कोटि बताओ, तो आप बता देना कोटि है इसकी 1। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के खतरनाक क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। इस क्वेश्चन में कहा है कि कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। तो इन्होंने दे रखा है बेटे अर्धायु काल, मैं लिख रहा हूं टी हाफ दे रखा है इन्होंने बेटे 5730 वर्ष। ठीक है, फिर क्या कह रहे बेटे, फिर इन्होंने कहा एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में, कोई पुरानी कलाकृति है किसी लकड़ी से बनी हुई है, जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा है। इसका मतलब कार्बन उसमें है 80%। अब बचा है 80%। जब परसेंटेज का क्वेश्चन है तो बेटे प्रारंभिक मात्रा R0 को मैं क्या लिखूंगा बताओ? R0 लिख दो या A लिख दो? क्या लिखूंगा बेटे? 100 ही तो लिखूंगा, 100%। और अंतिम मात्रा बेटे R को क्या लिखेंगे हम बताओ? अंतिम मात्रा को कुछ बच्चे R से लिखते हैं और कुछ बच्चे लिखते हैं A-X से। कितने परसेंट बचा है बेटे? 80% बचा है। अब क्या कह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं कि नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। हमें बतानी है नमूने की आयु, यानी कि टी बताना है आपको। टी कितना है, कितना टाइम हो गया है उस लकड़ी के टुकड़े की मूर्ति को बने हुए। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बेटे क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे समाकलित वेग समीकरण का। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A-X लिख दो, ऐसे लिख दो A अपॉन A-X। और कुछ बच्चे इसे लिखते हैं ऐसे, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग प्रारंभिक मात्रा R0 लिखते हैं और बेटे अंतिम मात्रा को लिखते हैं R। दोनों ही बातें ठीक है, चाहे कैसे भी लिख दो आप। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। हमारे सामने प्रॉब्लम ये है बेटे कि K तो हमें दे ही नहीं रखा है, और इस प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि K की जगह में क्या लिख सकता हूं? K का फार्मूला, और K का फार्मूला है 0.693 अपॉन टी हाफ। बताओ ये सिखाया था या नहीं? तो बेटे टी हाफ तो यहाँ ऊपर चला जाएगा ना, इसकी गुणा में 2.303 की गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 गुणा टी हाफ। बताओ कितना दे रखा है? टी हाफ है 5700, कितना है बेटे? 5730 अपॉन में क्या बचा? 0.693 इंटू क्या है बेटे? लॉग R0। प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 100। अंतिम मात्रा कितनी है? 80। ये 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब ये कटेगा कितने से? 2 से। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, हमारे पास बचा है 2.303 अपॉन 0.693। तो आप एक काम करो, यहां लिख दूं मैं यहां लिख रहा बेटे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 और ऊपर एक और चीज है, क्या है? 5730 गुणा लॉग 5/4 है। और मुझे यूं बताओ बेटे, इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या? log 5 माइनस log 4। बताओ लिख दोगे या नहीं? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख देंगे, ये तो log का नियम है। तो अब आप क्या करोगे बेटे, आप T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 इंटू, अब हमें रखनी है किसकी वैल्यू? log 5 की वैल्यू रखनी है 0.6989। ठीक है, माइनस, और फिर रखनी है log 4 की वैल्यू। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो ये हो जाएगा बेटे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू
5730 इंटू, अब आपको क्या करना है बेटे, 0.6989 में से घटाना है 0.6020, ये आ जाएगा 0.0969, 0.0969। एक चीज और करो आप इसे इसे डिवाइड कर दो इससे, और जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.323, मैं यहाँ लिख रहा 3.323, तो ये आ गया आपके पास t इज इक्वल टू 3.323, और ये है 5730, और ये है बेटे 0.0969। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 1845 ईयर्स, ये आंसर आया। इतने साल पुरानी मूर्ति है, वो लकड़ी की बनी हुई, ठीक है, आप देख लेना कैलकुलेट करके, 1845 पॉइंट समथिंग आएगा, 1845 हम इसे मान के चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ले लिया बेटे, ठीक है। एक्सरसाइज का 16वां क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है, तो इन्होंने हमें दिया बेटे के का मान, के लिख लिया मैंने, कितना है 60 सेकंड इनवर्स। अब क्या कह रहे हैं देखो, इन्होंने कहा अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में, तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है, ये है भाग, 1/16 भाग। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1/16, 2/3, 4/5, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो बेटे आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में प्रारंभिक मात्रा को आप हमेशा 1 लोगे। ध्यान रखियो, यदि प्रतिशतता का सवाल आता है परसेंटेज का, तो आप प्रारंभिक मात्रा को लोगे 100, 100, क्योंकि परसेंटेज होती है 100 में और भाग होता है 1 में। तो जब भाग का सवाल आता है तो हमने लिखा है 1, क्योंकि इन्होंने कहा 1/16 भाग रह जाने तक, अंतिम मात्रा दे रखी इन्होंने, r कह दो, या फिर आप कह सकते हो a-x, कितनी दे रखी है अंतिम मात्रा, 1/16। कितना समय लगेगा, t पूछा बेटे इन्होंने, t हमारे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, फार्मूला लगाओ आप, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a-x लिख दो, आपकी मर्जी है, या फिर आप लिख सकते हो a की जगह क्या लिख सकते हो r0, और a-x की जगह क्या लिख सकते हो r। तो ये हो जाएगा बेटे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है बेटे 60 है, 60 सेकंड इनवर्स, लॉग a की वैल्यू प्रारंभिक मात्रा हमने 1 ली थी क्योंकि सवाल था ये भाग वाला, a-x अंतिम मात्रा इन्होंने कहा कि बच जाएगा 1/16, 16 तो ऊपर चला जाएगा ना, और इसे 60 से इसे काट दो आप, जब 60 से काटोगे तो ये आ जाएगा 0.0384, मैं यहाँ लिख रहा 0.0384 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.0384, और ये हो गया हमारे पास log 16। अब आपको पता है t इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, 0.0384 और log 16 को हम लिखते हैं 2 की घात कितनी लगाऊं, 2 की घात लगाऊं 4, हो जाएगा ना 16, और आपको log का नियम याद है कि 4 यहाँ जंप मार जाएगा इस जगह, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.0384, आगे क्या लिखूंगा बेटे, इंटू 4 इंटू लॉग क्या है बेटे log 2, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.0384 इंटू 4, और log 2 की वैल्यू आपको याद ही होगी, कितनी होती है बेटे 0.3010। तो आपको करनी है इन तीनों संख्याओं की गुणा, और जब आप इन तीनों संख्याओं की गुणा आपस में करोगे तो ये आ जाएगा 0.0462 आ जाएगा, और जब 0.0462 को आप लिखोगे मानक रूप में तो दशमलव को ले जाओगे यहाँ, और ये हो जाएगा 4.62 गुणा 10 की घात कितनी लगाऊं -2 सेकंड, ये है हमारा आंसर, ठीक है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे थे। ले लिया बेटे? ठीक। तो बेटे अब करेंगे हम एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इसमें कहा है नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्ध आयु वाला एक उत्पाद, तो इन्होंने दिया है बेटे हमें टी हाफ। अर्ध आयु कितना दिया है बेटे? इन्होंने दिया है 28.1 ईयर, इतने ईयर्स हैं। उत्पाद 90 एसआर होता है, 90 स्ट्रोंथियम दिया इन्होंने, ठीक है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम 90 एसआर नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए। 1 माइक्रोग्राम बेटे प्रारंभिक मात्रा दी है इन्होंने, जिसे आप R0 भी लिख सकते हो और A भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। अवशोषित हो जाए और उपापचयन से ह्रास न हो, यानी कि उसका और कोई मेटाबॉलिज्म से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसका। तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी? तो इन्होंने पहले नंबर पे तो पूछा कि t बराबर 10 है, तो 10 वर्ष है, तो बेटे अंतिम मात्रा r कितनी होगी, ठीक है, या a माइनस एक्स कितनी होगी। और फिर यूं कहा कि जब वो बच्चा हो जाएगा कितने साल का, 60 साल का हो जाएगा, फिर तो वो बच्चा रहने का ही नहीं है, तो उसके शरीर में एसआर यानी उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा कितनी शेष बचेगी 10 साल में और 60 साल में, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं इसके बारे में, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए आप लगाओगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ध्यान से देखियो, लॉग R0 अपॉन R, यही तो बेटे फार्मूला। और इसमें वैल्यू पुट करवा दो आप मेरी। कितने साल की बात कर रहे हैं पहले पॉइंट में? 10 साल की, तो यहाँ लिखा मैंने 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब के तो इन्होंने दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, 0.693 अपॉन टी हाफ तो लगा सकते हैं हम। बताओ, ये फार्मूला तो याद करवा रखा आपको। और यहाँ लिख दिया लॉग, बताओ प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 1 माइक्रोग्राम, और अंतिम मात्रा हमें निकालनी है, मैंने लिख दिया इसे R, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये आप जब इसे डिवाइड करोगे ना 0.693 से 2.303 को, तो ये आ जाएगा 3.323, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3.323 और टी हाफ चला जाएगा ऊपर। टी हाफ दे रखा गया इन्होंने, देखियो टी हाफ दे रखा बेटे, ये है देखो टी हाफ कितना है 28.1, और यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा log 1 माइनस log R ही लिख दूं बस खाली। और log 1 की वैल्यू तो आपको पता कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3.323 गुणा 28.1, और ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी माइनस का log R। अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप निकालना चाहते हैं बेटे माइनस का log R, माइनस का log R मुझे निकालना है, तो बेटे 10 के बटे में मैं इसे और इसे लेके जाऊंगा। 10 के बटे में किसे ले जाऊंगा, इन दोनों को, तो 10 तो ये है, ये लिख दिया 10, और बटे में किसे ले जाऊंगा 3.323 गुणा 28.1 को लेके जाऊंगा। और जब आप इसे भाग करोगे ना बेटे, जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का log R इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, 0.107। और इस माइनस के निशान को भी आप एक काम करो, इधर ही लगा लो, इधर तो आना ही है, तो जब लॉग को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग, तो यहां लिख रहा मैं इधर, ये हो जाएगा बेटे, यहां से लिख दूं R इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग निकालना, माइनस 0.107, 0.107, और वहां आपको दिया जाएगा लॉग टेबल, या तो लॉग टेबल देंगे, और यदि लॉग टेबल नहीं देंगे तो वैल्यू उन्हें देनी पड़ेगी। इसका एंटी लॉग आएगा 0.7816 माइक्रोग्राम,
ये तो आया हमारा पहला आंसर। अब स्विच कर जाओ एकदम दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में टाइम 60 साल का है और आर निकालना है। हम लगाएंगे टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन आर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। टाइम कितना है जब बच्चा हो जाएगा 60 साल का, और 2.303 अपॉन के को क्या लिखोगे आप, 0.693 अपॉन टी हाफ, और यहाँ लिखोगे आप लॉग, प्रारंभिक मात्रा 1 है, अंतिम मात्रा आर है। टी हाफ की वैल्यू दे रखी है इन्होंने जो ऊपर चली जाएगी 28.1, और इससे इसे काटोगे तो मैंने अभी बताया था आपको 3.323, ये आ जाएगा 3.323। तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 3.323। टी हाफ की वैल्यू है 28.1 जो हम ऊपर ले जाके हमने लिखी, और यहाँ आप लिखोगे ब्रैकेट में log 1 माइनस log r। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, यहाँ लिखा 60 इज इक्वल टू 3.323 गुणा 28.1, और log 1 की वैल्यू 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो log r। तो log r निकाल लोगे तो 60 के बटे में इन दोनों को लेके जाओगे, माइनस का log r यदि आप निकाल लोगे तो बेटे 60 के बटे में किसे लेके जाओगे, 3.323 इंटू 28.1 को, और माइनस का log r इज इक्वल टू हो जाएगा, इन्हें जब आप कैलकुलेट करोगे ना बेटे, ये जितनी भी वैल्यू आपके सामने है जब इन्हें कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.6426। और अब r यदि आपको निकालना हो तो आप निकाल लोगे एंटी लॉग ऑफ, ये माइनस का निशान भी मैं उधर ले जा रहा, 0.6426, और इसे आपको देखना पड़ेगा लॉग टेबल में। चाहे तो आप लॉग टेबल में देख लो, नहीं तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया तो उन्हें वैल्यू देनी पड़ेगी, और R इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2280 माइक्रोग्राम। ये आंसर है हमारा कि बच्चे की बॉडी में, मीन्स उस बच्चे की हड्डियों में क्या होगा कि 10 साल बाद तो वो 1 ग्राम था, इतना बचेगा 0.7816 माइक्रोग्राम, और 60 साल बाद वो पदार्थ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो बचेगा 0.2280 माइक्रोग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, हमारे देश के प्यारे बच्चे जल्दी से प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। जितने प्यारे हमारे देश के बच्चे हैं उतने प्यारे नोट्स बनाएंगे, सुंदर सुंदर नोट्स, स्मार्ट नोट्स। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और हमने बाद में न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, वे भी समझ में आए होंगे। बस बेटे मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आप मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, और इस बात को सोच के देखो कि क्या मैं यानी कि आपके कमल सर भी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेटे इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं घड़ी में जब देख रहा हूँ तो बेटे इस समय टाइम हो रहा है रात के 2:15। ठीक है, तो अब आप खुद सोच सकते हो कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।